नमस्कार, शाम के 5 बजने को है। दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। अपने दिल्ली दौरे में 2024 चुनाव का खाका खींच रही बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की इस वक्त कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात हो रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, सोनिया गांधी से मिलने ममता बनर्जी दिल्ली में उनके घर 10 जनपद पहुंची हैं। कल ममता ने कहा था कि सोनिया ने उन्हें चाय पर बुलाया है। ममता सोनिया मुलाकात से पहले कल ही वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं कमलनाथ, अभिषेक मनु सिंघवी और आनंद शर्मा जैसे नेता ममता से मिले थे। ममता और सोनिया की मुलाकात इस मायने में बेहद अहम है क्योंकि इस मुलाकात से एकजुट विपक्ष का मोर्चा सामने आ सकता है। आपको बताते चले कि पेगासस जासूसी जैसे मामलों पर जिस तरह से कांग्रेस पार्टी आक्रामक है, उसी तरह टीएमसी भी सरकार के खिलाफ हमलावर है। वहीं आज अपने सांसदों से मुलाकात के बाद ममता ने मीडिया के लोगों से भी मुलाकात की थी, जिसमें मैं खुद शामिल थी। ममता ने मीडिया से मुलाकात में खुलकर अपने 2024 वाले तेवर दिखा दिए हैं। जब हमने सीधा सवाल ममता बनर्जी से इस टी पार्टी में पूछा, देखिए मिशन 2024 के लिए, तो उनका ममता ने मीडिया से साफ कहा कि अब पूरे देश में खेला होवे, यानी ममता खुलकर पीएम मोदी के खिलाफ मैदान में उतर गई हैं। ममता बनर्जी की ओर से कहा गया, अगर राजनीतिक तूफान आया तो कोई रोक नहीं सकेगा, विपक्ष 2024 में नया इतिहास लिखेगा। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ये भी कहती हैं कि अगर ईमानदारी रही तो वोट नहीं बटेंगे और हम सब साथ आएंगे। साथ ही ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि मैं राजनीतिक भविष्यवक्ता नहीं हूं, परिस्थितियों पर निर्भर होगा, लेकिन मुझे कोई दिक्कत नहीं और अगर कोई और नेतृत्व करे तो। ममता बनर्जी ने आज के हालात को आपातकाल से भी गंभीर बताया है। ये तमाम सवाल आपको जो हम दिखा रहे हैं, आपको बता दें एक एक करके ममता बनर्जी से मैंने खुद सवाल पूछे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण सवाल था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिस तरह की लोकप्रियता है, उसके सामने विपक्ष का वो कौन सा चेहरा होगा जो टिक पाएगा। इसको अपने ही अंदाज में ममता बनर्जी की ओर से जवाब दिया गया। ममता खुद अपने नाम को विपक्ष के चेहरे के तौर पर आगे खुद से नहीं बढ़ा रही, लेकिन उनकी पार्टी ट्विटर पर चल रहे एक ट्रेंड अब की बार दीदी सरकार पर गदगद है। ममता की पार्टी के नेता खोलकर कह रहे हैं कि ममता ही मोदी को टक्कर दे सकती हैं और दीदी के तेवर भी वैसे ही दिल्ली में दिखाई दे रहे हैं। Peoples of the country is having the confidence on Mamata Bandyopadhyay that because of his fighting character, uncompromised attitude and last election, Narendra Modi has got his best lesson of his political career in 2021 when he has been defeated by Mamata Bandyopadhyay. Therefore, Mamata Bandyopadhyay is a natural thing that the Mamata Bandyopadhyay would come as a leader of the country. टीएमसी की नेता कल्याण बनर्जी को आप सुन रहे थे, बेहद गदगद हैं टीएमसी के तमाम नेता और ममता दीदी जिस तरह के तेवर दिखा रही हैं दिल्ली में, उससे क्या विपक्ष का वो चेहरा हो जाएंगे। इस वक्त बड़ी मुलाकात सोनिया गांधी के साथ उनकी चल रही है। इसको लेकर जब हम सब ने इस सवाल पूछा था उस टी पार्टी में, तो ममता बनर्जी की ओर से कहा गया कि सोनिया गांधी से मेरे बहुत अच्छे रिश्ते हैं और उसी रिश्ते को आगे बढ़ाते हुए मैं उनसे बातचीत करूंगी। एजेंडा क्या होगा इस पर अभी खुलकर मैं कुछ कहना नहीं चाहती हूं, लेकिन दीदी के तेवर बीजेपी के लिए क्या संदेश और संकेत कर रहे हैं, कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर चर्चा की हम शुरुआत करते हैं। खास मेहमान जुड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रवक्ता नुपुर शर्मा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। प्रमोद कृष्ण नेता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनजिंदर सिंह सिरसा साहब जो कि शिरोमणि अकाली दल के नेता हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। आम आदमी पार्टी की ओर से दीपक वाजपेयी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरविंद केजरीवाल से भी ममता बनर्जी मुलाकात करेंगी, इस वजह से आपके साथ उनका यह रिश्ता क्या कहलाता है, इस पर सवाल महत्वपूर्ण होगा। और टीएमसी के प्रवक्ता सयनदेव चट्टोपाध्याय भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले नुपुर आपसे ही शुरुआत करते हुए, ममता दीदी के जो तेवर हैं वो बेहद तल्ख हैं सरकार के ऊपर, एक एक करके निशाना साधती हुई, और ये कहा है कि जो भी चेहरा हो 2024 में इस सरकार को हर हाल में हटाना है और उसी की हम तैयारी कर रहे हैं। किस तरह से देख रही हैं आप उनके इस बयान को? चित्रा जी, आपको नमस्कार, आपकी सभी पैनलिस्ट और दर्शकों। तो एजेंडा तो इनका सेट है। इनका एजेंडा देश को बढ़ाना, देश में विकास लाना, हमारी आम जनता जनार्दन के लिए सहूलियतों को बढ़ाना, कहीं ना कहीं ईज ऑफ लिविंग लाना, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाना, ऐसा कुछ नहीं है। इनका एक 1 पॉइंट एजेंडा है, भाजपा को हटाना। अब मुझे बताइए, भाजपा को हटाना और बीजेपी की सरकार को डिरेल करना, इससे जनता जनार्दन और मतदाता का क्या भला हो सकता है? इस सवाल का जवाब इनमें से कोई दे नहीं पाएगा। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी, ठीक है वो दिल्ली में है, मिली तो प्रधानमंत्री मोदी जी से भी थी, हाँ अभी सोनिया जी से मिल रही है। जरा आप एक चीज बता दीजिए, ममता बनर्जी जी
राहुल गांधी की लीडरशिप के अधीन काम करेंगे या फिर राहुल गांधी ममता बनर्जी जी की लीडरशिप के अधीन काम करेंगे? हाँ। आज जो प्रेस वार्ता करी है ऑपोजिशन पार्टीज ने, चित्रा जी आप ध्यान दीजिएगा, मैं वो प्रेस वार्ता बहुत ध्यान से सुन रही थी। वो प्रेस वार्ता लीड कौन कर रहा था? कौन लीड कर रहा था? राहुल गांधी। क्या ममता दीदी पीछे खड़ी हो जाएंगी राहुल गांधी की? इस सवाल का जवाब सीधा दे। और बहुत जरूरी है ये भी समझना कि देखिए, टीएमसी बंगाल की रीजनल पार्टी है। मेरा पहला सवाल है टीएमसी को लेके, बंगाल की धरती के बाहर आपकी कितनी सीटें हैं? चलिए छोड़िए एमपी की, आप एमएलए सीट बता दीजिएगा। ठीक है। और दूसरी बात, कहां पे आपका वोट शेयर 10 से 12% से ऊपर है? ये दो सवाल का ये जवाब सवाल दीजिए। महत्वपूर्ण तो है। मैं टीएमसी के नेता के पास सीधे चलूंगी इस सवाल का जवाब लेने के लिए, लेकिन उसके पहले प्रमोद कृष्ण जी आपके पास आते हुए, ये जो सोनिया गांधी से मुलाकात हो रही है इस वक्त ममता बनर्जी की, ये मुलाकात क्या कहती है? क्या साथ साथ आएंगी दोनों पार्टियां या फिर स्थिति उस तरह की रहेगी जैसा कि पश्चिम बंगाल में हम सब ने देखा था कि कांग्रेस पार्टी अपनी पूरी ताकत से चुनाव मैदान में इसलिए नहीं उतरती है ताकि ममता बनर्जी जीत जाए और नतीजा वही होता है। तो अभी जो मुलाकात चल रही है, इसके संदेश और संकेत क्या समझे जाएं? प्रमोद जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, चलिए उनके पास मैं चलूंगी सीधे। दीपक वाजपेयी, चूंकि अरविंद केजरीवाल से भी मुलाकात होनी है, एजेंडा क्या रहने वाला है मुलाकात का? शाम 6 बजे समय रखा गया है। देखिए, मुझे लगता है अभी मुलाकात तो नहीं हुई, उस पर क्या टिप्पणी कर सकते हैं हम लोग, लेकिन विपक्ष की एकता बहुत जरूरी है मुद्दों के आधार पर। चुनाव के आधार से ज्यादा जरूरी है मुद्दों के आधार पर विपक्ष का साथ आना। जिस वक्त पूरे देश में मिलिट्री के ऑफिसर से लेके बीएसएफ के ऑफिसर से लेके राजनेताओं से लेके पत्रकारों तक के फोन टैप किए जा रहे हैं, हैक किए जा रहे हैं, जिस समय इकोनॉमी रॉक बॉटम पे है, जिस वक्त सरकार रेल से लेके सेल से लेके एयरपोर्ट, पोर्ट, एलआईसी, बैंक बेचकर ताप रही है, जिस वक्त राफेल में दो देशों में जांच चल रही है, राफेल मामले के घोटाले को लेकर, वैक्सीन घोटाले को लेकर, बेरोजगारी शिखर पर है, गरीबी शिखर पे है, इतने बड़े मुद्दे हैं। कोरोना में हजारों लाशें आपने गंगा के किनारे देखी और फिर सरकार कहती है कि ऑक्सीजन की वजह से कोई मौत नहीं हुई। ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए पूरा देश तैयार बैठा है। मुद्दों के आधार पर सभी लोगों को एक होने की जरूरत है, इसमें कोई शक नहीं है। चुनावी आधार पर एकता होने से ज्यादा जरूरी है मुद्दों के आधार पर एकता करें। पूरा देश इंतजार कर रही है। लेकिन कोई एक चेहरा तो चाहिए होगा ना नकारा सरकार को नरेंद्र मोदी से लड़ने के लिए, कोई एक चेहरा उनके सामने रखना होगा। देखिए, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल थे, बीजेपी के पास उस तरह का मजबूत चेहरा नहीं रहा, नतीजा क्या रहा? पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी थी, नतीजा क्या रहा हम सब ने देखा। देश के लिए तो नरेंद्र मोदी सबसे लोकप्रिय है ना, उनका मुकाबला कौन करेगा क्षेत्रीय नेताओं में से? चित्रा जी, हम लोग, ये भारतीय जनता पार्टी का सबसे आसान मुहावरा बहुत दिन से है कि मोदी नहीं तो कौन, देश की जनता इसका जवाब देने वाली है। आप ये देखिए, जब यूपीए 2 की सरकार थी, लोग जब देश की नाराज हुए तो एक चेहरा निकल के आया, चाहे वो खुद नरेंद्र मोदी का चेहरा होता, वो राष्ट्रीय फलक के कोई बहुत बड़े नेता नहीं थे, लेकिन वो एक नेता के तौर पे उभरा। लोगों का आक्रोश था। इस देश में जनतंत्र है और लोग खुद ढूंढ के लाएंगे नेता। ये कोई राजशाही नहीं है कि अगला राजकुमार कौन होगा, ये कोई संघर्ष होने की बात नहीं है। जनता ने तय कर लिया है। बार बार धोखाधड़ी, चाहे राफेल के नाम पे हो, चाहे कोरोना के नाम पे हो, लेकिन जब आप लोगों के बीच जाएंगे तो आपसे सवाल पूछा जाएगा कि आपका चेहरा कौन होगा, और उस समय फिर विपक्ष की ओर से चेहरा किसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है कि ममता बनर्जी की ये सारी कोशिश और कवायद उसी लिए है। इस सवाल का जवाब मैं टीएमसी की प्रवक्ता से लूंगी, लेकिन सबसे पहले प्रमोद जी, आप तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही थी। सोनिया गांधी से मुलाकात की तस्वीरें सामने आ गई हैं, प्लीज उसको दिखाइए। इस मुलाकात के संकेत और संदेश क्या समझे जाएं? क्या आपस में मेल मिलाप करके 2024 के लिए अभी से एजेंडा तय किया जाना है, या फिर क्या संकेत है इन तस्वीरों के? देखिए चित्रा जी, देश जो है और देश की राजनीति करवट ले रही है और देश के अंदर इतनी समस्याएं हैं। बेरोजगारी की समस्या है, बीमारी की समस्या है, देश के अंदर जासूसी की समस्या है, देश के अंदर महंगाई की समस्या है, देश के अंदर नेशनल इंटीग्रेशन पे जो हमला हो रहा उसकी समस्या है। समस्या ही समस्या है। लेकिन सवाल इस बात का है कि भारत की राजनीति के अंदर पंडित नेहरू जब थे तो ऐसा लगता था कि नेहरू जी नहीं होंगे तो देश कैसे चलेगा। पंडित नेहरू जी के जाने के बाद भी देश चला, इंदिरा जी के जाने के बाद भी देश चला। अब ये जो बार बार आपका सवाल है कि साहब मोदी जी या सरकार या बीजेपी की तरफ से एक सवाल उठता है, साहब नरेंद्र मोदी जी के सामने कौन? जब कभी आवश्यकता होती है वो आविष्कार की जननी है, ये एक सूत्र है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि देश की राजनीति
अब वो नरेंद्र मोदी जी का विकल्प खोज रही है और उनका विकल्प देश खोज रहा है और देश को खोजना पड़ेगा। उसी सिलसिले में अगर मान लीजिएगा बीजेपी के विरोधी नेता ममता बनर्जी का मिशन 2024 जारी है और सोनिया से मुलाकात के दौरान राहुल गांधी की भी मौजूदगी है। अब सवाल यही है कि राहुल गांधी या फिर ममता बनर्जी, नेतृत्व के लिए चेहरा किसका आगे होगा? प्रमोद जी। देखिए, कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है। भाजपा का अगर राष्ट्रीय स्तर पे कोई विकल्प है तो वो कांग्रेस है। ये अलग बात है कि क्षेत्रीय दलों ने बीजेपी को शिकस्त दी है। उत्तर प्रदेश में कई बार बीजेपी को शिकस्त दी गई है। वेस्ट बंगाल के अंदर पूरी ताकत, देश की जितनी भी भाजपा की ताकत है, पूरे देश की भाजपा ताकत लगा करके ममता बनर्जी को हराने में लगी। ममता बनर्जी इस जीत के बाद एक बहुत ही ताकतवर नेता के रूप में उभरी है और कांग्रेस पार्टी का हम परिवार के सदस्य हैं। ममता जी भी कांग्रेस पार्टी से ही तृणमूल कांग्रेस का जन्म हुआ। शरद पवार जी की पार्टी का जन्म भी कांग्रेस से अलग होकर हुआ और जगन रेड्डी की भी कांग्रेस बनी, तो वो भी कांग्रेस पार्टी के परिवार के सदस्य के रूप में है। आज ममता जी आई हैं, वो अपने परिवार के लोगों से मिल रही है, उसका स्वागत है। कोई ना कोई रास्ता हम लोग निकालेंगे। जहां तक चेहरे का सवाल है चित्रा जी, तो चेहरा तो अभी टाइम है, चेहरा डिसाइड कर लेंगे हम लोग। ममता बनर्जी कहती हैं कि 3 साल बहुत ज्यादा वक्त नहीं होता, अगर अभी तैयारी नहीं करेंगे तो फिर स्थितियां हमारे अनुकूल नहीं होंगी। आप कह रहे हैं कि तैयारी कर लेंगे, लेकिन ये जो तस्वीरें ममता बनर्जी और सोनिया गांधी की आई हैं, आपको बता दें कि पत्रकार ममता बनर्जी से कुछ देर पहले जब सवाल पूछ रहे थे 2:30 से पौने 4 बजे के बीच जो टी पार्टी उनके घर पर आयोजित की गई थी, उसमें यह भी सवाल आया कि जो थर्ड फ्रंट की सरकार बनी है उसको गिराने का काम सबसे ज्यादा कांग्रेस पार्टी की ओर से किया गया है। ऐसे में कांग्रेस के ऊपर कितना भरोसा ममता बनर्जी कर सकती हैं? इस सवाल का जवाब उनकी ओर से दिया गया कि देखिए, पहले की परिस्थितियां अलग थी, मौजूदा परिस्थितियां अलग हैं और इस वजह से सोनिया गांधी के ऊपर मेरा भरोसा है। हालांकि राहुल गांधी का नाम लेने से ममता बनर्जी बचती रही, लेकिन इस मुलाकात में राहुल गांधी की भी मौजूदगी है। फिलहाल ये तस्वीरें सोनिया गांधी और ममता बनर्जी की इस वक्त आप देख पा रहे हैं, जिनकी मुलाकात लगातार जारी है। अब मैं सीधे आ जाती हूं, शिरोमणि अकाली दल के नेता हमारे साथ मनजिंदर सिंह सिरसा जी जुड़े हुए हैं। सिरसा साहब, आपकी ओर से भी, आपकी पार्टी की ओर से भी बार बार इस बात पर बल दिया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी को हटाकर, क्योंकि बीजेपी से ही मुकाबला होगा, इसलिए एक थर्ड फ्रंट नहीं कहकर उसको सेकंड फ्रंट कहा जाए, क्योंकि कांग्रेस अभी मौजूदा दौर में कहीं है ही नहीं। आपके नेता सुखबीर सिंह बादल की ओर से यह बयान सामने आया था। अब सवाल यह है कि क्या शिरोमणि अकाली दल भी ममता बनर्जी के छाते के नीचे चलने के लिए तैयार है? क्योंकि राजधानी दिल्ली में इस वक्त बारिश हो रही है। चलिए, मैं इस सवाल का जवाब आप दीजिएगा सर। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, मौसमी सिंह हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, जो मुलाकात चल रही है। मौसमी, तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं जो आपने भेजी हैं। सोनिया गांधी और ममता बनर्जी की मुलाकात लगातार जारी है। क्या क्या बातचीत चल रही है अंदर? क्या ममता बनर्जी 2024 के लिए कोई समर्थन मांग रही है या फिर विपक्ष की कोई बैठक हो उसको लेकर इस वक्त बातचीत चल रही है? क्या जानकारी मिली है मौसमी? चित्रा, देखिए, दिल्ली में बारिश हो रही है और लगातार ममता बनर्जी से लेकर तमाम विपक्षी दल सरकार के लिए भी मुसीबत बरसा रहे हैं। बहरहाल 10 जनपद पर हम लोग खड़े हुए हैं और यहाँ पे ममता बनर्जी सोनिया गांधी से मिल रही है। दिलचस्प बात यह है कि राहुल गांधी भी इस मुलाकात में शामिल है। हम सब जानते हैं कि ममता बनर्जी और सोनिया गांधी के बेहद घनिष्ठ संबंध हैं, पुराने संबंध हैं, राजीव गांधी के समय से हैं और जब भी ममता बनर्जी दिल्ली आती हैं तो सोनिया गांधी से फोन पे या मिलने जरूर आती हैं। पर राहुल गांधी के साथ कोई ऐसे खास उन्होंने रिश्ते नहीं है या बातचीत इतनी नहीं होती है और ये बहुत अहम हो जाता है कि राहुल गांधी इस बैठक में, क्योंकि लगातार जिस तरह से विपक्ष को एकजुट करने की बात हो रही है, कहीं ना कहीं ये ख्याल जरूर है, चाहे वो शरद पवार हो या ममता बनर्जी के मन में, कि बिना कांग्रेस के हाथ और साथ के ये मुमकिन नहीं है और कहीं ना कहीं आइस ब्रेकर कह लीजिए या कांग्रेस का साथ मांगने के लिए आगे की लड़ाई में एकजुट होने के लिए ममता बनर्जी आज आई है। सोनिया गांधी और जो जिक्र करी थी अब ममता बनर्जी की फोटोग्राफ का, देखिए उसमें सोनिया बहुत मुस्कुरा रही है, तो कहीं ना कहीं बंगाल में जो खेला हुआ है उसके बाद ममता से मिलके काफी खुश नजर आ रही है सोनिया गांधी। देखना यह है कि क्या ये इन दोनों का साथ आगे और बढ़ता है और सिर्फ मुद्दों पर ही टिका रहता है या 2024 तक चलता है। और ये तस्वीरें इसलिए और ज्यादा खास हो जाती हैं, जरा सोचिए, एक दूसरे के आमने सामने, हालांकि चुनाव जरूर लड़ा था, लेकिन कहा यही जा रहा था कि दरअसल बंगाल में एक तरह का
लेफ्ट और कांग्रेस पार्टी का टीएमसी को समर्थन है। इसी वजह से 40 से ज्यादा जिस पार्टी ने सीटें जीती हों पिछली बार, इस बार वो डबल जीरो पर आ जाती है। उसके बावजूद अपने आप में ये तस्वीरें 2024 के लिहाज से काफी खास हो जाती हैं। सोनिया गांधी ममता बनर्जी से मुलाकात कर रही हैं और राहुल गांधी की भी इस मुलाकात में मौजूदगी है। शुक्रिया। फिलहाल मौसमी, आगे भी जानकारी आपसे हम लेते रहेंगे। और मौसम को लेकर भी ममता बनर्जी की ओर से आज बेहद दिलचस्प जवाब दिया गया। मनजिंदर सिंह जी, उनकी ओर से कहा गया, देखिए आज बारिश हो रही है, लेकिन कल मौसम कैसा रहेगा इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। नरेंद्र मोदी के संदर्भ में उनकी ओर से ये जवाब दिया गया। उन्होंने कहा कि आज वो मजबूत दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्या होगा। लेकिन सैनदेव चट्टोपाध्याय जी, सीधे आपका रुख करते हुए, सोनिया गांधी से मुलाकात तो चल रही है, लेकिन राहुल गांधी को क्या ममता बनर्जी अपना नेता मानेंगी 2024 के लिए, या वो खुद नेता बनेंगी और इसीलिए मनाने पहुंची हैं सोनिया गांधी को, ताकि वो मान जाएं और एक छत के नीचे आए, उनके नेतृत्व में आगे बढ़ें सब? देखिए चित्रा जी, नमस्ते, और सभी पैनलिस्ट को मेरे तरफ से प्रणाम। सब होपफुली अच्छे हैं कोविड का सिचुएशन में। देखिए, ममता बनर्जी को लेके इतना चर्चा इसीलिए सभी मीडिया कर रहे हैं क्योंकि वेस्ट बंगाल का इलेक्शंस के बाद, जिसमें भाजपा को लगा था कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल होम मिनिस्टर से शुरू करके ऑलमोस्ट ऑल नेशनल लीडर्स वेस्ट बंगाल में आके पहुंचे थे। और हम लोग का ये चैलेंज था कि डबल डिजिट क्रॉस नहीं कर पाएंगे बीजेपी। तो आखिर में वही हुआ, 213 सीट लेके हम लोग आए हैं और पूरा बंगाल का मैंडेट लेके हम लोग आए हैं। बंगाल का मैंडेट तो है, बंगाल के बाहर कहाँ है? और इन तस्वीरों पर जरा गौर फरमाइए। इन तस्वीरों की मतलब मायने क्या है, समझाइए ना। किसका नेतृत्व रहेगा? कांग्रेस पार्टी के जो चेहरे हैं उनका, या फिर ममता बनर्जी का चेहरा? यूनाइटेड ऑपोजिशन अगर होगा तो सबका चेहरा होगा, तो इसलिए सब ऑपोजिशन पार्टीज को एक जगह में लाने के लिए अटेम्प्ट है। तो किसी ना किसी को इसको लीड लेना पड़ेगा। दीदी ये लीड ली है, दीदी जाके खुद दिल्ली में सबसे मिल रही है, एंड ऑल द जेस्चर्स सो फार शोन बाय ऑपोजिशन पार्टीज आर वेरी गुड। और कर्टसी विजिट टू द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर भी की है दीदी। तो ये हम लोग का जो फेडरल स्ट्रक्चर है, इसको ठीक रख के हम लोग का यही बोलना है कि देश अभी ठीक डायरेक्शन में नहीं है। बीजेपी के जो रिप्रेजेंटेटिव है उन्होंने बहुत कुछ बोला, अभी कुछ आई रिस्पेक्ट हर वर्शंस आल्सो कि हम लोग का एजेंडा क्या है। तो हम लोग का एजेंडा अगर यही होता तो वेस्ट बंगाल में इतना अच्छा मैंडेट लेके हम लोग आते नहीं। तो एक पार्टी का शुरुआत छोटा से ही होता है, आखिर में आगे स्टेप्स बढ़ता है। हम लोग भी बच्चे से ही बड़े हुए हैं, तो केयरफुल स्टेप्स, यूनाइटेड ऑपोजिशन। और इसी वजह से दिल्ली में दीदी सभी को मना रही हैं ताकि 24 के लिए एक छाते के नीचे आकर खड़े हो जाएं। लेकिन बीजेपी कह रही कुर्सी तो एक ही है, अगर एक छाते के नीचे भी आ जाएंगे तो कुर्सी तक पहुंचने के लिए तो किसी एक चेहरे को ही पुश करना पड़ेगा। सुनील जी, आज एक बेहद दिलचस्प जवाब हम लोगों के सवालों के जवाब में ममता बनर्जी की ओर से दिया गया। उन्होंने कहा, देखिए जीडीपी जो बीजेपी को पसंद है उसका जो शाब्दिक अर्थ है वो है गैस, डीजल, पेट्रोल, जिसके दाम बढ़े हुए हैं, और इसी मुद्दे पर 2024 में जनता उनको हरा देगी। अभी ये जो मेल मुलाकातों का दौर चल रहा है, इसको कैसे देख रहे हैं सुनील जी आप लोग? देखिए, विपक्ष में आप अगर देखेंगे तो विपक्ष में कोई दम नहीं है, क्योंकि ना उसमें कोई नेता है, न नीति है, न चेहरा है, न नेता न नियत है। नेता को सर्वान्विता है नहीं, आपसे कितना भी नाम ले लें, बड़े बड़े नाम कहलाते हैं। जब आती है वर्सेस की बात, तो किसी का पूरा सर्वमान्य चेहरा कोई नहीं है। पैन इंडिया सपोर्ट किसी को नहीं है। छिटपुट अगर कोई कहीं कुछ कर ले तो कर ले। और दूसरा नीति है, क्या नीति है आज उनकी? कोई स्पष्ट नीति लेके वो आते हैं? उनकी नीति एक ही है कि केवल आलोचना करो, जनता को भ्रमित करो। जो लोग सत्ता लोलुपता में मतान्ध होकर के कोरोना ऐसे मामले में टीकाकरण के खिलाफ दुष्प्रचार कर सकते हैं, उनकी मानसिकता तो स्पष्ट जाहिर होती है। चित्रा जी, बोलने की जरूरत नहीं है। कोरोना का जब टीका आया, जब हमें गर्व करनी चाहिए थी, उसको एक अमुक पार्टी का टीका पाता है। लेकिन टीका लेने तो से की जाती है ना। आपके नेता भी ने 2014 में तो उन्होंने भी कोशिश की थी, लेकिन आपको लग रहा है कि नरेंद्र मोदी के सामने अभी कोई टिकेगा नहीं, आप ये कहना चाहते हैं? मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ। विपक्ष में न नेता है, न नीति है, न नियत है। नियत में खोट है। नियत है कि इनको सत्ता चाहिए इन प्रकारे। अगर अच्छे से ये काम करेंगे तो हमें लगता है जनता को समझेगी भी ये नकारात्मक राजनीति करते हैं। जैसे कि देखिए, जीडीपी का कुछ और एब्रिविएशन है, इन्होंने एक उसमें एक रस लेने के लिए जीडीपी का अलग बनाया। सोचे कि जनता भ्रमित हो जाएगी, मैं मुंह खोले रहूंगा, जामुन गिर जाएगा। तो ये ऐसा नहीं होता। मैं अभी भी आपके चैनल के माध्यम से उनको सुझाव दूंगा कि सकारात्मक काम करें।
एकजुट करके कि चेहरा किसका होगा इसमें, चलिए ठीक ममता है, दीदी होंगे प्रमोद कि जी और सोनिया दीदी टीएमसी के होंगी। जो नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन दोनों से ही सवाल का जवाब हम लेंगे और दीपक वाजपेयी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन अब निजेश जी सीधे आपका रुख करते हुए, दीदी तो बनारस जाने की भी तैयारी में है और उनकी ओर से कहा गया है कि अगर समाजवादी पार्टी बुलाएगी मुझे यूपी में इलेक्शन में कैंपेनिंग के लिए तो मैं क्यों नहीं जाऊंगी, मैं बिल्कुल जाऊंगी। चित्रा जी, एक इससे भी बड़ी तस्वीर, जैसी तस्वीर आज दिखाई दे रही है उससे ज्यादा बड़ी तस्वीर जेडीएस और कांग्रेस ने जब कर्नाटक में सरकार बनाई थी उस समय दिखाई दी थी। उस समय तो सीपीएम और सीपीआई के नेता भी साथ में थे, हाथ में हाथ मिला करके खड़े हुए थे और ये सब लोग भी थे। हर्ष क्या हुआ उसका? कहीं उसके बाद कहीं दिखाई दिए वो चेहरा, वो सारे एक साथ दिखाई दिए। जब अपने अपने राज्यों के चुनाव आते हैं तब सबको अपनी अपनी चिंता होती है। मैं आपको रोकना चाहूंगी, ममता बनर्जी मुखातिब है। छोड़ दो। Yes, Sonia ji invited me for a cup of tea. Rahul ji is also there. So we met. We discussed the political situation in general, and also we discussed about Pegasus to COVID situation, and also we discussed about the unity of the opposition. So all we discussed. It was a very good meeting, positive meeting. I think the positive result must come out in the next future. देखिए, बीजेपी को हराने के लिए सबको एक होना जरूरी है। मत यार, हम अकेला कुछ नहीं है, सब एक साथ में मिलके काम करना पड़ेगा। भैया यहाँ हटाना यार, कैमरा हम थोड़ा लीडर है, हम तो कैडर है, ऑडियो आ जाएगा, हम तो रोड का, हम तो स्ट्रीट का आदमी है। टीवी हटे, यहाँ तो ऊपर कर यार, मेरी ऑडियो तो जाएगा, फिर वीडियो नहीं दे। अरे बोलने दो ना, अरे लेट हर स्पीक। हाथ तो हटा तो गुरु, मुझे भी तो देखने दोगे। तो पेगासस का रिप्लाई क्यों नहीं दे रहा है गवर्नमेंट? पेगासस का रिप्लाई तो देना चाहिए। ये तो जनता नहीं जानने चाहता है। जनता को जानने के लिए सबसे ज्यादा लोकसभा होता है, जो पब्लिक हमारा पार्लियामेंट है, राज्यसभा है। अगर लोकसभा राज्यसभा में पॉलिसी डिसीजन नहीं अनाउंस होता, अगर डिस्कशन नहीं होता, तो कहाँ पे चर्चा होगा? ये चर्चा चाय पे दुकान में नहीं होता है, ये चर्चा पार्लियामेंट में होता है। ममता बनर्जी को आप सुन रहे थे। सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद मीडिया से मुखातिब थे। उनकी ओर से कहा गया राजनीतिक हालात पर चर्चा हुई है, बीजेपी को हराने के लिए सभी को एकजुट होना होगा। ममता बनर्जी ने इस बात का भी जिक्र किया है। सोनिया गांधी से मिलने के बाद उन्होंने कहा कि पेगासस के जासूसी मुद्दे पर भी हमने एक दूसरे से चर्चा की है और सबसे ज्यादा जरूरी मौजूदा हालात के मद्देनजर विपक्षी एकजुटता की है। बातचीत काफी ज्यादा सकारात्मक रही है। बीजेपी को हराने के लिए सबको एकजुट होना होगा। नूपुर जी, ममता बनर्जी ने सोनिया गांधी से मुलाकात में यही बातें कही हैं। चित्रा जी, मैं इनकी बात का भी जवाब दूंगी और मैं तमाम आम आदमी पार्टी, टीएमसी, कांग्रेस के जो प्रवक्ता बैठे उनकी भी बात नोट करी थी, उसका भी दूंगी। मुझे थोड़ा सा ज्यादा समय दीजिएगा। सबसे पहले तो मैं ध्यान दिलाना चाहूंगी आपको कि 2019 के लोकसभा चुनाव के पहले भी तमाम विपक्षी दल के नेतागण कलकत्ता के अंदर ही मंच उन्होंने साझा किया था। हाथ पकड़ के यूं भी उन्होंने फोटो भी खिंचवाई थी, याद होगा। कांग्रेस भी थी मंच के ऊपर। क्या हर्षय हुआ था? ध्यान है आपको, 42 सीट में से 18 हम ले आए थे। हमने लक्ष्य रखा था 22 का, लोगों ने मजाक उड़ाया था, लेकिन 41% वोट शेयर, लगभग 41% वोट शेयर के साथ 18 सीटें निकाल ली थी। तो अगर ऐसे इनको साथ में चलना है, चलते रहिएगा। आपके सवाल का और मेरे सवाल का जवाब अभी तक मिला नहीं है, लेकिन आ जाते हैं अपने आम आदमी पार्टी, टीएमसी और कांग्रेस के नेताओं के ऊपर। देखिए, रफाल के जजमेंट के ऊपर जी सवाल खड़ा किया जा रहा है। माफी चाहती हूँ, अभी जो सर्वोच्च न्यायालय की जजमेंट आई है वो इक्का दुक्का किसी देश के निचले कोर्ट का कोई दावा देके अगर आप यहाँ पे बयानबाजी करेंगे तो अगर मैं आपको कानूनी समझा दूं तो उसे कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहते हैं। हमारे देश में सिर्फ भारतीय संविधान ही सबसे ज्यादा सर्वोपरि है। तो आम आदमी पार्टी के नेताजी जो अपने आप को अनार्किस्ट पार्टी कहती है, उनके लिए मैं बोलना चाह रही थी। और वही दिल्ली की सरकार जिसको
सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय कहते तुम्हारे बस की नहीं, दिल्ली को कमान दे दो। जो 50 करोड़ निकालते कोविड से लड़ने के लिए, 1000 करोड़ निकालते बजट में सिर्फ विज्ञापन छापने के लिए, कम बोलोगे तो बेहतर है। वही कांग्रेस, मेरी जवाब पूरा होने दीजिए, वही कांग्रेस। देखिए सोनिया जी कितना मुस्कुरा रही है। अगर सोनिया जी इसलिए मुस्कुरा रही है कि अभी जो चुनाव, हाल ही में जो चुनाव है बंगाल में, उसमें कांग्रेस पार्टी का बिग जीरो आया है, तो आप किस तरीके की बड़ी, सबसे बड़ी पार्टी हो गए। मतलब प्रमोद जी हाथ जोड़ के, आचार्य जी आप कह रहे हैं आप सबसे बड़ी पार्टी है देश की, तो आप तो शून्य में समेट के बहुत खुश लग रहे हैं। दूसरी बात, महंगाई की बात ना कीजिए, डबल डिजिट इन्फ्लेशन सिर्फ आपके कार्यकाल में आया था। उम्मीद पर विपक्ष कायम है और उसी उम्मीदों के तहत सोनिया गांधी से ममता बनर्जी की मुलाकात हुई है चुनाव के बाद। ये पहली मुलाकात, हंसती मुस्कुराती हुई तस्वीरें सामने आई हैं। इस मुलाकात के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ओर से क्या कुछ कहा गया, कैसे उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि अच्छे माहौल में सकारात्मक बातचीत हुई है, सुनिए। Sonia ji invited me for a cup of tea. Rahul ji is also there. So we met. We discussed the political situation in general, and also we discussed about Pegasus to COVID situation, and also we discussed about the unity of the opposition. So all we discussed. It was a very good meeting, positive meeting. I think the positive result must come out in the next future. देखिए बीजेपी को हराने के लिए सबको एक होना जरूरी है। हम अकेला कुछ नहीं है, सब एक साथ में मिलके काम करना पड़ेगा। भैया यहाँ कटाना है कैमरा। हम थोड़ा लीडर है, हम तो कैडर है, ऑडियो आ जाएगा। हम तो रोड का, हम तो स्ट्रीट का आदमी है। तो पेगासस का रिप्लाई क्यों नहीं दे रहा है गवर्नमेंट? पेगासस को रिप्लाई तो देना चाहिए। ये तो जनता नहीं जानने चाहता है। जनता को जानने के लिए सबसे ज्यादा लोकसभा होता है, जो पब्लिक हमारा पार्लियामेंट है, राज्यसभा है। अगर लोकसभा राज्यसभा में पॉलिसी डिसीजन नहीं अनाउंस होता, अगर डिस्कशन नहीं होता, तो कहाँ पे चर्चा होगा? ये चर्चा चाय पे दुकान में नहीं होता है, ये चर्चा पार्लियामेंट में होता है। जब पत्रकारों ने इसके बाद उनसे सवाल पूछा कि आपके सांसद ने तो पर्चा ही फाड़ दिया, तो इसका जवाब ममता बनर्जी की ओर से नहीं दिया गया। उसके बाद वो चली गई। लेकिन जिस तेवर में दीदी दिखाई दे रही हैं, वो अपने आप में महत्वपूर्ण है। सीधे सीधे ममता बनर्जी ने सोनिया गांधी से कहा है कि विपक्षी एकजुटता 2024 के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है बीजेपी को हराने के लिए। प्रमोद कृष्णन जी, इसी सवाल के साथ आपके पास आते हुए, देखिए दीदी दिल्ली में डटी हुई हैं, वो सोनिया गांधी से विपक्षी एकजुटता की बात कर रही हैं, लेकिन राहुल गांधी के नेतृत्व में जब 14 विपक्षी पार्टियां एक साथ आती हैं तो दीदी की पार्टी टीएमसी उसमें शामिल नहीं होती है। कैसे बनेगी विपक्षी एकता फिर? देखिए चित्रा जी, देश का प्रधानमंत्री कौन होगा इसका फैसला देश की जनता करेगी, लेकिन प्रधानमंत्री का कैंडिडेट नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ विपक्ष का प्रधानमंत्री का कैंडिडेट कौन होगा, इसका फैसला हम सब लोग पॉलिटिकल पार्टी मिलकर करेंगी। अब सवाल इस बात का है कि अगर सब लोग चाहेंगे तो ममता बनर्जी दीदी जो हैं ये प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बन सकती हैं। अगर सब लोग चाहेंगे तो राहुल गांधी कैंडिडेट बन सकते हैं। अगर राहुल गांधी कैंडिडेट बनेंगे तो ममता दीदी उसका समर्थन करेंगी, और अगर ममता दीदी कैंडिडेट बनेगी तो कांग्रेस पार्टी उसका समर्थन करेगी। ये मसला नहीं है। मसला ये है कि इस देश को कैसे भारतीय जनता पार्टी से मुक्त कराना है, इस देश को कैसे ये जो तानाशाही सरकार चल रही है इससे मुक्त कराना है। इस देश में जो समस्याएं हैं, इस देश में जो तूफान आ रहा है समस्याओं का, उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, और देश की सरकार लोगों की जासूसी कराने में व्यस्त है। देश तड़प रहा है, देश करवट ले रहा है, राजनीति एक विकल्प तलाश कर रही है। उसी का नतीजा ये है कि आज सारे पॉलिटिकल पार्टी जो विपक्ष के नेता हैं वो सब मिल करके ये बात कर रहे हैं कि कैसे 2024 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार को हराया जाए। तो सवाल कैंडिडेट का नहीं है, राहुल गांधी कैंडिडेट बनेंगे या ममता बनर्जी कैंडिडेट बनेंगी या शरद पवार कैंडिडेट बनेंगे या उद्धव ठाकरे कैंडिडेट बनेंगे, कोई ना कोई प्रधानमंत्री का कैंडिडेट हम लोग देंगे। लेकिन हम सब एक मत हैं इस बात पे कि सब लोग मिलकर के इस देश को नरेंद्र मोदी जी की इस तानाशाह सरकार से हटाएंगे। लेकिन जब उसी तरह की कोशिश आप उत्तर प्रदेश में करते हैं तो उसमें उस तरह की कामयाबी नहीं मिलती है। कांग्रेस पार्टी कभी समाजवादी पार्टी के साथ जाती है तो सपा कभी बीएसपी के साथ चली जाती है। लेकिन यही सवाल है कि फिर उस तरह की कोशिशें कामयाब होती हुई विपक्ष की सबसे बड़े राज्य में क्यों दिखाई नहीं देती हैं? आप जल्दी से, अब निजेश जी मैं फौरन आपके पास आऊंगी, दीपक आपके पास एक छोटा सा जवाब जल्दी से। नूपुर जी।
चित्रा जी यही तो बात है। देखिए सवाल क्या होगा, ये निर्णय ये लोग ही लेंगे। वेस्ट बंगाल का सब नहीं, नूपुर जी मुझे बात पूरा कर लेंगे। नहीं सवाल मेरे वरना दिक्कत हो जाएगी। नूपुर तरीका नहीं है, दिक्कत हो चित्रा जी, राज्य का जब इलेक्शन होता है तो समीकरण दूसरे होते हैं, सिचुएशन दूसरी होती है। चित्रा जी जब राज्य का चुनाव होता है तो उसके समीकरण दूसरे होते हैं, हालात दूसरे होते हैं, मुद्दे दूसरे होते हैं, चेहरा दूसरा होता है। वेस्ट बंगाल का जब चुनाव हुआ तो चेहरा दूसरा था, मुद्दे दूसरे थे, ऐसे उत्तर प्रदेश में। लेकिन जब राष्ट्र का चुनाव होगा, जब मुल्क के मुस्तकबिल का, भविष्य का, भारत के भविष्य का फैसला होगा, तो कैंडिडेट संयुक्त विपक्ष का एक होगा। हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी बड़ी पार्टी है तो कैंडिडेट कांग्रेस का हो, लेकिन यह भी हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट ना हो और कांग्रेस के समर्थन से हो। लेकिन जो भी कैंडिडेट होगा कांग्रेस पार्टी की इच्छा और कांग्रेस पार्टी के समर्थन से होगा। बिना कांग्रेस के नरेंद्र मोदी जी का कोई विकल्प मिलना यह संभव नहीं है। सर 2017 का चुनाव होता है तो भी उस तरह की कामयाबी विपक्ष को यूपी में नहीं मिलती है। 2019 में होता है तब भी एक बीजेपी को हराने की कोशिश की जाती है, वो स्थितियां नहीं बन पाती हैं। यही तो सवाल है ना कि लेकिन बंगाल की स्थिति, नुपुर शर्मा जी, ताजा जिस तरह के हालात पैदा हुए हैं, ममता बनर्जी ने लीड तो ले ही ली है और लगातार वो खबरों में भी हैं, तो लग रहा है कि बड़ा चेहरा वही हो सकती हैं, समर्थन भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। चित्रा जी शायद आप 2017 भूल गई, गुजरात में भी बैसाखी ढूंढी थी, ध्यान कीजिएगा कांग्रेस ने, क्या हर्ष हुआ था अच्छी तरीके से याद है। लेकिन मैं ये जरूर बोलना चाहूंगी आचार्य जी को, सवाल क्या होगा, ये आप निर्णय नहीं ले सकते भाई साहब। अगर आप ये कह सकते हैं कि राज्य के क्या मुद्दे हैं वो अलग मुद्दे होते हैं, उनके चेहरे अलग होते हैं, तो देश आज आपसे सवाल पूछ रही है और देश का हक है और पूरी जनता जनार्दन का हक है। आप बताइए, पिछले 8 साल से हम बैंड बाजे के साथ सुनते जा रहे हैं महागठबंधन। अरे चेहरा कौन है? बुलवा दीजिए राहुल गांधी से कि ममता बनर्जी है, और बुलवा दीजिए ममता बनर्जी से कि राहुल गांधी चेहरा है, मान जाएंगे। दीपक जी कुछ आप बोलेगा आचार्य जी? दीपक जी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं, बताइए। नूपुर शर्मा जी आपको प्रॉब्लम क्या है? एक सेकंड दीपक वाजपेयी की बात, मैं केवल आचार्य जी एक सेकंड, आचार्य जी बाकी लोगों को भी बोले, किसी भी नेता को संयुक्त उम्मीदवार बनाता है तो आपको प्रॉब्लम क्या है? ये अगर आचार्य जी तो बताइए ना कौन नेता है? नहीं प्लीज एक एक करके दीपक जी को भी बोलने दीजिए, दीपक जी को भी बोलने दीजिए प्लीज। हो गया, वो नाम पूछ रहे हैं, प्रमोद जी आप नाम बताएगा एक बार दीपक से बात। दीपक सब लोग नाम पूछ रहे हैं, लीड कौन करेगा? और देखिए दिल्ली की भी वही स्थिति थी, विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी जीत जाती है, लेकिन जैसे ही लोकसभा की बात आती है, नरेंद्र मोदी की बात आती है, पासा बिल्कुल उल्टा हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में कैसे लड़ेंगे आप लोग फिर? मैं देखिए भारतीय जनता पार्टी, बड़ी हम ह्यूमिलिटी से मैं कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी जिस अहंकार के माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी हुई है और जिस तरह की बातें वो करते हैं, मुझे बड़ा अजीब लगता है। मतलब मैं यही कहना चाहता हूं कि देश का आम आदमी आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व से सिर्फ एक बात कहता है, जो दुष्यंत कुमार जी ने अपनी गजल में कही कि तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, और कमाल यह है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं, और मैं बेपनाह अंधेरों को सुबह कैसे कहूं, मैं इन नजारों का अंधा तमाशबीन नहीं। जब कोरोना में आप देखते हैं हजारों लाशें पड़ी हुई हैं गंगा के किनारे पर, लोग एक एक जरा सी ऑक्सीजन के लिए तड़प कर मर गए, और देश का जो सरकार है वो संसद में कहती है कि ऑक्सीजन से कोई मौत नहीं हुई। आप देखते हैं कि राफेल के मामले में क्लीन चिट देने वाले जज की मांगा है, लिख के दें राज्य सरकारें कि इंटर्न, इसलिए लिख के देंगे आप, दिल्ली में कितने लोग मारे गए ऑक्सीजन की कमी से? हम लोगों ने बाकायदे कमेटी बनाई है। हाँ मैं बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं, सवाल का जवाब दे रहा हूं। हम लोगों ने इसी बात के लिए कमेटी बनाई, एक एक दिन की लाश काउंट की, और इसको इन्होंने, सुनिए, इस कमेटी को एलजी के जरिए निरस्त किया। अब ये जो जिस तरह इन्होंने लोकतंत्र का गला घोटा है, हजारों लाखों हत्याओं के जिम्मेदार प्रधानमंत्री, लाखों लोगों की मौत का जिम्मेदार प्रधानमंत्री, जो आज यहाँ पर पूरे देश में करोड़ों रुपए की दलाली के पैसे लेकर करोड़ों रुपए के होर्डिंग लगाए हुए हैं, इस लूटपाट के जरिए इन्होंने दिल्ली में चुनाव प्रचार किया, और इस चुनाव प्रचार से भी दिल्ली में बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा। जी राफेल की दलाली की, सुनिए, इन्होंने कमेटी रद्द कर दी। दीपक जी आप दिल्ली वालों को बताते ना, आपकी कमेटी ने क्या आंकड़ा दिया था, आपको किसने मना किया था? आपको किसने मना किया था? ऑक्सीजन के मुद्दे पर जनता के प्रति जवाबदेही होगी ना सर। जब आप लोग नहीं बताएंगे केंद्र सरकार कहां से आंकड़ा देगी, यही बात तो वो कह रही है। आप बताइए, दिल्ली को, देश को बताइए ना कितने लोग, यही तो सब कोई जानना चाहता है, उससे सबकी हकीकत सामने आएगी। मैं बता रहा हूं आपको,
विजय जी, इसके बाद मैं आपके पास चित्रा जी। भारत समाचार NDTV पे रेड पड़ी है। दो चीज मैं बोलूंगी, समझता हूं कि प्लीज। मुश्किल समय है मीडिया के लिए, आप बोलने का मौका दीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि अप्रत्याशित है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की इंटर्न की जासूसी हुई, कोई ब्लैकमेलर्स हैं जो लगातार चीफ जस्टिस को, चित्रा जी, कमिश्नर can we stick to the topic? को, BSF के चीफ को मैं दो चीज बोलूंगी। करके ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं और सरकार उनको बचा रही है। हाँ। उनके बारे में कोई जांच नहीं करना चाहती है। हाँ। जब दो देशों में जांच हो रही, भारतीय जनता पार्टी उन ब्लैकमेलर्स को क्यों बचा रही है? हाँ। सरकार से उनके क्या ताल्लुकात है? क्या वजह है कि खुद इस सरकार के मंत्रियों की जासूसी हो रही ठीक है। चीफ जस्टिस के ऑफिस की जासूसी हो रही है, ठीक है, विपक्षी दीपक जी। नेताओं की मैं जासूसी बोल हो सकती रही हूँ। है, हाँ। यहाँ के पत्रकारों की जासूसी मैं हो रही है। ऐसे तो चित्रा जी ठीक है, नुपुर आप अपना जवाब दीजिएगा, लेकिन एक बार जल्दी से अवनिजेश जी की बात भी मुझे बीच में काटनी पड़ी थी, मैं उनकी प्लीज बात हो जवाब देना जाए। चाहूंगी। नुपुर, मैं उसके बाद आऊंगी, क्लोजिंग कमेंट आपका ही लूंगी। अवनिजेश जी, अवनिजेश जी, चित्रा जी, मैं आ रही हूँ नुपुर, आप ही के पास आऊंगी, मैं आप ही के पास चित्रा आऊंगी, जी, प्लीज थोड़ा सा चित्रा जी, बोलिए। मैं तो एक सवाल मेरा दीपक वाजपेयी से है कि अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाने के बाद कितनी बार उन लोगों से मानहानि मुकदमे पर माफी मांगी है, और बता दे। जैसे कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस की जासूसी हो रही है, इसकी जासूसी हो रही है, इसकी जासूसी हो रही है। वो जासूसी के आरोप तो इतने बड़े लगा देते हैं, माफी चुपचाप मांगाते हैं, एक लाइन की खबर छप जाती। एक बात। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, विपक्षी एकता का सबसे ताजा प्रमाण मिल जाएगा पंजाब इलेक्शन में। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, अकाली दल, इस सवाल का जवाब ले लीजिए। अब इलेक्शन लड़े मिलकर इस सवाल का जवाब पंजाब दीपक जी, प्लीज, उनकी बात हो जाए। सवाल का जवाब ले लीजिए। उनकी बात हो जाए, दीपक प्लीज। इस सवाल का जवाब ले लीजिए। मिलकर के इलेक्शन लड़े, इस सवाल का जवाब लीजिए। विपक्षी एकता सामने आ जाएगी। सबसे बड़ा प्रमाण है वो। तीनों पार्टियां मिलकर के लड़े ना, लड़े तीनों पार्टियां मिलकर के। इस सवाल का जवाब ले बोलिए लीजिए। दीपक जी, जल्दी से, उसके बाद नुपुर में इस सवाल फौरन का क्लोजिंग जवाब ले कमेंट के लिए लीजिए। जल्दी से एक लाइन में ये दीपक जी। सरकार, हाँ जी, ये सरकार लगातार कह रही है कि इतने जो नाम सामने आए लगातार जांच में, 45 से ज्यादा दुनिया की मीडिया हाउसेज ने इन्वेस्टिगेशन की, इंडिपेंडेंट, और ये केवल अपने इस उसमें है कि यहाँ कोई जासूसी नहीं हो रही, आंखें बंद कर रही। ये फ्रांस की तरह जांच क्यों नहीं कराती यहाँ पे? जिस जांच तरह से की क्यों डर रहे? कोशिशें अगर ब्लैकमेलर से बंगाल की ताल्लुक सरकार नहीं करवा रही है, तो वैसे ये क्यों नहीं कोशिशें जानना दिल्ली की चाहते? सरकार भी करवा ले। CBI के जासूसी के मामले का जांच क्लोजिंग कमेंट नुपुर शर्मा जी, BSF की नुपुर जांच शर्मा कौन जी करा रहा क्लोजिंग है? कमेंट, ठीक है सर, राहुल हो गांधी गया। के ऑफिस लेकिन देखिए, विपक्ष देखिए, एकजुटता से बीजेपी को डर तो लग रहा है ना नुपुर शर्मा जी? ठीक है दीपक जी, जी नहीं। हो गया। देखिए, जो इनके हाल है, देखिए चित्रा जी, जो इनके हाल है, हाँ। अपने आप को, आप इनको चुप कराइए चित्रा जी, जो इनके हाल है, अपने आप को दिल्ली का मालिक बताते हैं और कहते हैं आप में अहंकार है। प्रधानमंत्री के अनाप आप बोलते हैं, गाली गलौज करते हैं, कहते हैं आप में अहंकार है। अरे सब छोड़िए, आम आदमी पार्टी के केजरीवाल को थुक्के चाटने की आदत है। दुनिया भर के नेताओं के लिए गाली गलौज का इस्तेमाल करते हैं, जैसी महारानी का दावा होता है तो दुनिया भर में माफी मांगते फिरते हैं। फाइनली बोलूंगी, रफाल के बारे में बोलने से पहले जनाब ध्यान दीजिए कि आज आपने जो कहा है, आपने उन 3 सर्वोच्च न्यायालय के जजेस के ऊपर आपने सवाल खड़े किए, ये कॉन्टेम्प्ट है। और चौथी बात, अगर पेगासस आपको लगता है आपके फोन में कहीं ना कहीं वो हथियार आ गया है राहुल गांधी की तरह, तो जाइए सीधा पुलिस में फोन जब्त कराइए, फोरेंसिक्स रिसर्च और स्टडी रन कराइए, पूरी जांच पड़ताल चलिए ठीक है, लेकिन पेगासस मामला, उसमें सच क्या है ये तो देश के सामने आना चाहिए ना। आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह, लेकिन जो सच है वो तो देश के सामने आना चाहिए इन सब के इतर।